हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट। देख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग की बारी है हाई कोर्ट्स की देखने की। सबसे पहली बात तो हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, ये अगर हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट के बारे में देखते हैं तो हमारे पूरे भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट्स हैं? 25। टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे पास। अब देखते हैं यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दिल्ली। देखो, हमारे यहाँ जितने भी राज्य है ना, कुछ राज्यों को छोड़ के, जैसे गोवा में नहीं है, ठीक है, और कुछ कुछ राज्य हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के, वहां बस क्या है, हमारे यहाँ उच्च न्यायालय नहीं है प्रॉपर राज्य में देखा जाए तो। अगर हम लोग मैप देख लेते हैं भारत का, ये हुआ हमारा, अगर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारे भारत का नक्शा, जैसा भी है यही हमारे भारत का नक्शा है। ये अंडमान निकोबार, ये हमारा लक्षद्वीप। अब देखते हैं हम लोग कहाँ कहाँ हमारे पास जो संघ शासित प्रदेश है वहां का भी देख लेते हैं, और जो राज्य में है उसको देख लेते हैं। अब देखो, सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं ना, हमारे यहाँ संघ शासित प्रदेश एक यहाँ पर लद्दाख है और यहाँ पर एक जम्मू कश्मीर है। दो हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले तो जम्मू कश्मीर राज्य था, तो राज्य था तो यहाँ पर एक था, यहाँ पर इसका एक हाई कोर्ट था, इसका अपना हाई कोर्ट था। लेकिन अब तो ये राज्य नहीं है, अब तो ये संघ शासित प्रदेश है। तो अगर हम लोग देखते हैं तो ये एक ऐसा संघ शासित प्रदेश है, ये दोनों ऐसा संघ शासित प्रदेश है जहाँ का एक संयुक्त हाई कोर्ट है। इसके बाद एक ऐसा हमारे पास दिल्ली है, जहां पर ये एक दिल्ली भी क्या है, एक संघ शासित प्रदेश है। उसके बाद भी इसके पास अपना खुद का एक हाई कोर्ट है, ठीक है। तो अगर हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए हाई कोर्ट से रिलेटेड, देख लेते ना, पहले यहाँ पर देख लेते हैं, उससे फिर क्वेश्चन आसानी से बनेगा। तो अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास दो ही ऐसे संघ शासित प्रदेश है जहां पर अपना उसका अपना हाई कोर्ट है, बाकी जगह ऐसे नहीं है। जैसे अगर हम लोग देखते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप किसके पास में? यहाँ पर केरल है। तो केरल में, मतलब केरल का जो हाई कोर्ट है ना, केरल का जो हाई कोर्ट है तिरुवनंतपुरम में, वही क्या है, वही क्या है, इसका भी हाई कोर्ट है। अगर यहाँ पर देखते हैं हमारा अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार में अगर किसी टाइप का केस होगा तो इसके इसके लिए हाई कोर्ट अलग से नहीं है। तो इसके हाई कोर्ट का अगर सुनवाई करवाना है तो कहाँ पर करना पड़ेगा? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो हाई कोर्ट है यहाँ का, कलकत्ता हाई कोर्ट जो है ना, वो यहाँ का देखता है कार्यवाही। वैसे ही एक यहाँ पर देख लेते हैं गोवा। गोवा, अगर देखो गोवा और यहाँ पर क्या है, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र, अच्छा थोड़ा गड़बड़ हो गया मैप, ठीक है। महाराष्ट्र करीब यहाँ से स्टार्ट होता है और ये यहाँ पर ऐसे, ठीक है। महाराष्ट्र अलग, गोवा अलग, ठीक है। तो महाराष्ट्र सबसे पास में है, तो फिर जो बॉम्बे हाई कोर्ट है ना, बॉम्बे हाई कोर्ट है, यहीं किसका सुनवाई होता है? गोवा हाई कोर्ट का भी सुनवाई यहीं पर होता है। अब एक चीज और देख लेते हैं, सबसे बड़ा राज्य अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा राजस्थान है। और पॉपुलेशन के नाम पे देखा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है हमारा? यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। और सबसे ज्यादा अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो वो भी कहाँ है? यूपी में ही है। राज्यसभा सीट की बात की जाए तो भी यूपी में है। और अगर हम लोग देखते हैं हाई कोर्ट में सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, तो वो भी यूपी का इलाहाबाद हाई कोर्ट है, पूरे भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट। अब बड़ा हाई कोर्ट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा न्यायाधीश हैं। जो यहाँ के जजेस है ना, जजेस की संख्या अगर देखते हैं तो सबसे ज्यादा जजेस कहाँ है? यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है। और एक राज्य में एक ही हाई कोर्ट रहता है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे राज्यपाल के केस में क्या है, हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है। लेकिन अगर मतलब ये प्रावधान किया जाए कि दो राज्यों में एक ही राज्यपाल अगर रखा जाए तो ये भी प्रोविजन पॉसिबल है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, एक राज्य में एक हाई कोर्ट रहेगा, लेकिन अगर दूसरे राज्य में हाई कोर्ट नहीं है तो फिर वहां पर इसका मतलब क्षेत्राधिकार को बढ़ा देते हैं, राज्य की सीमा से परे कर देते हैं, राज्य की सीमा से भी बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो पहली महिला, ठीक है, अब देखते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय में जो पहली महिला न्यायाधीश थी वो कौन थी? तो कौन थी? लीला सेठ थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा मतलब हमारे पास काम का हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय। जस्ट अभी देखे हम लोग कौन सा था, यूपी का। यूपी में कौन है? इलाहाबाद है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय की बात अगर करते हैं हम लोग तो ऑप्शन नंबर सी आ जाता है हमारा, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट,
ठीक है, अब इलाहाबाद का नाम चेंज हो चुका है प्रयागराज, तो अब प्रयागराज हाई कोर्ट बोला जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारत के किन 2 संघ शासित प्रदेशों में का अपना उच्च न्यायालय है। जस्ट थोड़ी देर पहले ही बताया मैं कि 2 हमारे पास ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जिनका खुद का हाई कोर्ट है, तो वो कौन कौन है, एक तो दिल्ली और एक कौन है, जम्मू कश्मीर। अगला और क्या देख लेते हैं, चंडीगढ़ है, पुदुचेरी है। तो पुदुचेरी जो है ना, इसका कहाँ होता है, इसका जो कार्यवाही का संचालन होता है ना, वो होता है कर्नाटक में होता है। चंडीगढ़ का कहाँ होता है, पंजाब में होता है। अगला देख लेते हैं, पुडुचेरी हो गया ना, जम्मू कश्मीर लद्दाख, दोनों में एक ही जगह, मतलब एक ही, मतलब हाई जो जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है ना, श्रीनगर हाई कोर्ट, वहीं होगा लद्दाख का भी कार्यवाही का संचालन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। राज्यों में अभी देखे हम लोग, जो हम लोग यूनियन टेरिटरीज का देखे थे। अब हमारी बात आती है स्टेट में, विच स्टेट हैव अ कॉमन हाई कोर्ट। कर्नाटक आंध्र प्रदेश, गुजरात उड़ीसा, महाराष्ट्र गोवा या मध्य प्रदेश राजस्थान। तो कौन सा है, अब भी बताया हूं मैं कौन सा है, महाराष्ट्र और गोवा। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा हाई कोर्ट जो है ना, उन दोनों ही जगह, मतलब जो गोवा का भी जो संचालन है ना, वो कौन करता है, महाराष्ट्र में जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वहां, मतलब कार्यवाही जितना भी कार्यवाही होगा ना, सबको कहाँ देखा जाएगा, महाराष्ट्र हाई कोर्ट में, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट में देखा जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ, जो हाई कोर्ट है, सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ। तो अगर ये हम लोग देखते हैं तो 3 जगह हुआ ना। जब अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेज आए थे, ठीक है, अंग्रेज आए थे तो पाकिस्तान भी किसका था, भारत का हिस्सा था। अफगानिस्तान का एरिया भी किसका हिस्सा था, भारत का हिस्सा था। ठीक है, और फिर यहाँ पर खींचे दूरन लाइन, ठीक है, दूरन रेखा, ठीक है, दूरन रेखा। उसके बाद में क्या खींचे, यहाँ पर रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, यहाँ पर रेड क्लिफ आ जाता है, तो और यहाँ पर रेड क्लिफ आ जाता है, बांग्लादेश वाला भी। अब देखते हैं, जो दूरन रेखा हो गई ना, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उच्च न्यायालय सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ। तो जब अंग्रेज यहाँ थे ना, तो वो लोग का ना 3 मेन, मतलब 3 मेन सेंट्रल पॉइंट्स बोल सकते हैं ना, सेंट्रल पॉइंट्स था। एक तो कलकत्ता था, एक बॉम्बे था और एक मद्रास था। ये 3 जगह एकदम वो लोग सेंट्रल अथॉरिटी के टाइम से, मतलब ये लोग काम करते थे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लोग को इसको। और इन तीनों ही चीज़ को क्या बोलते थे हम लोग, मतलब ये लोग बोलते थे इसको क्या बोलते थे। तो ठीक है, अब ये 3 जगह थे, ठीक है, ये वाला नहीं है ना, ये 3 जगह थे। अब तीनों जगह में इनकी संख्या बहुत बहुत ज़्यादा थी, यूरोपियंस की संख्या बहुत थी, तो यहाँ पर न्याय की भी जरूरत पड़ी। तो 1861 में क्या आता है, 1861 में हाई कोर्ट एक्ट आता है, हाई कोर्ट एक्ट आता है 1861 में। तो इससे 3 न्यायालयों की स्थापना की गई, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट। उस टाइम देखो, जो हमारा दिल्ली है ना, दिल्ली कब ये लोग का राजधानी बना, 1911 में, 1911 में। ये कब बना, दिल्ली बना, तब जाके दिल्ली बना। उसके पहले कहाँ था, यहाँ कलकत्ता में था, कलकत्ता में था, बॉम्बे में था, और यहाँ पर वो लोग का नगरीकरण ये लोग कर रहे थे यहाँ पर बहुत ज्यादा। ठीक है, और 1861 में एक और भी चीज क्या ध्यान रखेंगे, मद्रास में जो नगर निगम बनाया, नगर पालिका बनाया गया, तो पहला नगर पालिका था कौन सा, मद्रास, कब, 1861 में। ये बात को भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये 3 जगह हाईकोर्ट की स्थापना की गई, कौन से एक्ट के अंडर, हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ आरंभ हुआ, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय या अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट, सर्टेरियो, कब जारी कर सकता है। द हाई कोर्ट कैन इशू द रिट ऑफ सर्टेरियो अगेंस्ट इट्स सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ और क्वासी जुडिशियल बॉडीज व्हेन, मतलब जो, मतलब अगर देखो, उत्प्रेषण कब जारी किया जाता है, रिपोर्ट मांगने के लिए। ठीक है, रिपोर्ट मांगने के लिए कि आपने कार्यवाही कर दी, अब बाद में पता चलता है, सुनाई पड़ रहा है कि वो गलत कार्यवाही थी, तो क्या करते हैं, हाई कोर्ट के जो जज रहते हैं ना, वो उसको संज्ञान लेते हैं, या फिर कोई मतलब PIL दायर करता है ना, तो उसके आधार पे कार्यवाही करते हैं कि वहां पर का रिपोर्ट मंगाते हैं। तो किस किस केस में हो सकता है, जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो।
व्हेन देयर इज एन एरर ऑफ लॉ इन द जजमेंट ऑफ द ऑर्डर, मतलब जजमेंट देने के टाइम में कुछ गड़बड़ी हो गया था, ये बात तो सही है, त्रुटि हो गया तो भी मतलब वो रिपोर्ट मांग सकता है। मतलब सर्टेरियो मतलब अपने आप में रिपोर्ट मांगने के लिए एक रिट जारी करता है ना, वो है। अगला देखते हैं, जब निर्णय या आदेश को पारित करने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ, when the principles of natural justice have been violated in passing the judgment or order। ठीक है, तो ये बात भी सही है। ठीक है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जो रहता है ना, मतलब देखो नैसर्गिक न्याय क्या है, एक नेचुरल जस्टिस, इसका मतलब क्या होता है, देखो जस्टिस का सिर्फ एक मतलब एक सीधा सीधा बात ये है कि अगर मैं और मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, हम दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ या फिर किसी भी टाइप का केस जो है किसी भी कोर्ट में पहुंच गया, अब वो कोर्ट में पहुंच गया, अब जो कोर्ट है ना वो मेरा बात सुना, मेरे दोस्त का नहीं सुना, और जजमेंट दे दिया कि हाँ गिरीश नायक ही सही है ऐसा करके, तो ये गलत हुआ। उसका बात तो सुने ही नहीं हम, तो उसका बात को भी सुनना पड़ता है। तो उसका बात जब सुनेंगे ना हम लोग, तो क्या करेंगे, जब उसका बात सुनेंगे तब जाके वहां पर हम लोग को प्रॉपर न्याय मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस बोलते हैं, कि कम से कम उतना तो सुनना ही चाहिए, सारे पहलुओं को देखेंगे उसके बाद डिसीजन लेंगे, तो वो है नैसर्गिक न्याय हुआ। और अगर नहीं किए तो फिर नैसर्गिक न्याय का वो उल्लंघन माना जाता है। अगला देखते हैं, जब निर्णय या आदेश को पारित करने की अधिकारिता के आधिक्य में किया गया हो, मतलब उसका लिमिटेशंस था कि अगर कोई कोर्ट है, ठीक है, दीवानी न्यायालय है, वो सैन्य न्यायालय के जैसे डिसीजन दे रहा है, तो ये गलत हो गया ना, इसकी अधिकारिता क्षेत्र नहीं है, सैन्य मामलों में डिसीजन देना इसकी क्षेत्र में नहीं आता, वो आता है सैन्य न्यायालय के क्षेत्र में आता है। तो ऐसे केस में भी क्या होगा, वो रोक देगा और उसको रिपोर्ट मांगेगा इस केस में भी। तो हमारा पहला दूसरा तीसरा तीन ABC तीनों ऑप्शन सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव। अगले क्वेश्चन में आते हैं, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किस इसका मानस पुंज है, मतलब जो हमारा मोबाइल कोर्ट का कॉन्सेप्ट है कौन दिया था, ऐसा पूछ रहे हैं। ठीक है, तो मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ जस्टिस भगवती, राजीव गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मिसेस प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ध्यान रखेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ योगदान भी दिया है। ठीक है, सिर्फ ऐसे मतलब एक साइंटिस्ट राष्ट्रपति थे ऐसा करके बस याद नहीं रखना है अब्दुल कलाम जी को, बहुत सारे काम किए उन्होंने। और PM भगवती जो है, ठीक है, न्यायमूर्ति भगवती जो है, इनको क्या बोलते हैं, लोक हितवाद के जनक बोलते हैं, लोक हितवाद के जनक। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। मतलब देखो क्या होता है, जरूर बीच बीच में ना रिव्यू किया जाता है कि मतलब जो प्रक्रिया जो चल रही है वो सही है कि नहीं, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है क्या, इसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं क्या, बेहतर किया जा सकता है क्या किसी तरह से। तो ये सारे चीज वो ये सारे चीज़ों से मतलब अब ये सब चीज़ को क्या करना पड़ता है, आयोग अलग अलग आयोग का गठन किया जाता है यही सब चेक करने के लिए। तो जब विधि आयोग का गठन किया गया, किसी अध्यक्ष मतलब किसी पर्सन, इन चारों में से कोई पर्सन थे जिनकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग का गठन किया गया, और बोलते हैं कि जो जैसे इस राज्य है ना, जैसे छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में टोटल जितने भी न्यायाधीश रहेंगे ना, उनके जो 1/3 है ना, 1/3 न्यायाधीश जो रहेंगे वो किसी दूसरे राज्य से बिलोंग करेंगे, जैसे मध्य प्रदेश से आ गए या फिर उत्तर प्रदेश से आ गए, बिहार से आ गए, अलग अलग जगह से रहेंगे कम से कम 1/3 न्यायाधीश। ठीक है, ये नियम कौन बोला, ये नियम होना चाहिए ऐसा करके, तो कौन बोले, न्यायाधीश HR खन्ना, which chairman of the law commission has supported in his report that 1/3 of the judges of every high court should be another from another state। ठीक है, तो जस्टिस HR खन्ना। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति के समान है। मतलब जो हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको हटाने के लिए जो प्रक्रिया का पालन किया जाता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जैसा है बोलता है। तो बिल्कुल सही बात है, पैरा स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखते हैं, उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी
अन्य न्यायालय में भी प्राधिकरण के समक्ष अभिवचन प्लीड नहीं कर सकता। अ परमानेंट जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन नॉट प्लीड बिफोर एनी कोर्ट ऑफ और अथॉरिटी इन द इंडिया आफ्टर हिज रिटायरमेंट ऑफ ऑफिस। देखिए यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। एक है हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के जज हैं, तो ये क्या करेंगे, एक बार इनका रिटायरमेंट हो जाएगा ना, एक बार जज के रूप में इनका रिटायरमेंट हो गया, रिटायर हो चुके हैं, तो इसके नीचे जितने भी और न्यायिक अधिकरण रहेंगे ना, उस पे ये वकालत नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे ये है ना, सेम टू सेम चीज सुप्रीम कोर्ट में भी आता है। सुप्रीम कोर्ट में जो जस्टिस रहेंगे वो भी क्या करेंगे, इसके नीचे आने वाले कोई सभी, ठीक है, इसके नीचे जितने भी कोर्ट आएंगे ना, उनमें से किसी में भी वकालत नहीं कर सकते, ठीक है, वकालत नहीं कर सकते, इसी चीज को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टेटमेंट अलग दे दिया है, तो हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब देखिए, अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो है ना जज, देखो हाई कोर्ट के जज नीचे वाले में नहीं दे सकते, नीचे वाले में वकालत नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर वाले में कर सकते हैं, मतलब हाई कोर्ट में कर सकते हैं। और जो हाई कोर्ट के जज हैं, अब वो एकदम इमरजेंसी आई गया, इनके सिवा मतलब कोई इनका कोई केस लड़ना ही नहीं चाह रहा है, ऐसा कोई केस बन गया, ठीक है, तो ऐसे केस में इनको परमिशन दे दिया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी वकालत कर सकते हैं, अदरवाइज एक नॉर्मल कंडीशन में वो नहीं कर सकते वकालत। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तित किया जा सकता है, किसके द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, बोलता है ना, राज्य के विधि मंत्री द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, राज्यपाल द्वारा, या फिर किसी के द्वारा नहीं। कैन द डायरेक्शन गिवन बाय द हाई कोर्ट बी चेंज्ड अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसा किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता, ठीक है, किसी के द्वारा इसका डिसीजन चेंज नहीं किया जा सकता। तो कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई केस दायर कर दिया जाए और वहां पर सिद्ध हो जाता है कि हाँ यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है, या फिर हाई कोर्ट से कुछ गलती हुई है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, डिसीजन को चेंज किया जा सकता है, अदरवाइज कोई भी उसका डिसीजन चेंज नहीं कर सकता, चाहे राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास, लेकिन अगर हम लोग क्षमादान की शक्ति अगर देखते हैं राष्ट्रपति की, तो वहां पर कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है, लेकिन वहां पर भी क्या होता है, कॉन्सेप्ट में जो ये रहते हैं ना, क्षमादान की जो शक्ति है ना, वो भी कैसी शक्ति है, देखो क्षमादान अगर किसी को देना है ना, ये कोई पर्सन है ना, इसको चाहिए क्षमादान राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से, तो प्रेसिडेंट के पास ये एप्लीकेशन भेजेगा प्रेसिडेंट ऑफिस में। उसके बाद प्रेसिडेंट कहाँ पर भेजता है, जो कैबिनेट होता है ना, उसमें भेजता है कि ऐसा ऐसा बात है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद अगर ये लोग को लगता है, ये लोग फिर सजेशन देते हैं कि हाँ इसको क्षमादान कर देना चाहिए ऐसे करके, तो फिर इसको क्षमादान कर देगा। और अगर ये लोग बोल दिए, मना कर दिए, तो फिर ये उसको क्षमादान भी नहीं दे सकता। तो क्षमादान की शक्ति विवेकीय शक्ति नहीं है राष्ट्रपति की, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।